इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। के साथ नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज कोरोना को लेकर हालात और खराब हो गए। पिछले 24 घंटे में करीब 2 लाख नए केसेस सामने आए हैं। न तो अस्पतालों की तस्वीर बदली, न ऑक्सीजन की कमी से जूझते मरीजों की हालत बदली, न शमशानों और कब्रिस्तानों की तस्वीर बदली। और इतना सब होने के बाद भी न लोगों की लापरवाही कम हुई और न ही उन नेताओं के रवैये में कोई अंतर आया जिन पर लोगों को समझाने और उनके सामने मिसाल पेश करने की जिम्मेदारी है। आज भी बंगाल में रोड शो हुए, आज भी भाषण हुए, आज भी भीड़ आई, लेकिन न तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी और न ही कोरोना का कोई खौफ। कर्नाटक के बेलगावी से जो तस्वीरें आई वो तो चिंता करने वाली है। कोरोना की वजह से सांसद की मौत हुई, लेकिन वहां बाई इलेक्शन में जो नेता पहुंचे खुलेआम कोरोना प्रोटोकॉल के धज्जियां उड़ाते नजर आए। आज हरिद्वार के कुंभ से भी शॉकिंग खबर आई। यहां कुंभ में हिस्सा लेने आए महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी कपिल देव दास की कोरोना से मौत हो गई। हरिद्वार में पिछले 5 दिन में कोरोना के 2000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, लेकिन गंगा में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। रैली में आने वाली हजारों की भीड़, कुंभ में पुण्य कमाने के इरादे से आने वाले भक्त इस बात से अनजान है कि कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, कितना जानलेवा है और कितनी तेजी से फैलता है। आज इस वेरिएंट के बारे में मैंने कई वैज्ञानिकों से बात की, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कुंभ से जो बड़ी खबर आई उसके बारे में। कुंभ स्नान के लिए जो भीड़ जुट रही है उसको लेकर तरह तरह की आशंकाएं जो जताई जा रही थी, और वो सब आशंकाएं एक एक करके सही साबित हो रही है। सिर्फ भक्त नहीं, बड़े बड़े साधु संत भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। मैंने आपको बताया महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी कपिल देव कोरोना की वजह से काल में समा गए, उनकी मौत हो गई। महामंडलेश्वर स्वामी कपिल देव मध्य प्रदेश से कुंभ स्नान के लिए हरिद्वार आए थे। जब तबीयत बिगड़ी तो देहरादून के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कोरोना टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 13 अप्रैल को उनका निधन हो गया। स्वामी कपिल देव अकेले नहीं है जिनके लिए महाकुंभ में आना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करना जानलेवा साबित हुआ हो। हरिद्वार में 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच कोरोना के 3700 से ज्यादा मामले सामने आए, और खास बात यह है कि इनमें 2100 से ज्यादा लोग तो महज 5 दिन में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और इसमें से भी 1700 से ज्यादा लोग सिर्फ कुंभ मेला एरिया में कोरोना से इन्फेक्टेड हुए। और मैं इन 5 दिनों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुंभ में जो 3 बड़े शाही स्नान थे उनमें से 2 शाही स्नान 10 से 15 अप्रैल के बीच हुए थे। 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या के मौके पर शाही स्नान था और 14 अप्रैल को चैत्र संक्रांति और बैसाखी के मौके पर शाही स्नान था। इन दोनों शाही स्नानों के मौके पर 48 लाख से ज्यादा लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। वैसे तो कुंभ मेला एरिया करीब 670 हेक्टेयर में फैला है। स्नान के लिए घाट बनाए गए हैं, काफी दूर दूर हैं, लेकिन ज्यादातर श्रद्धालु चाहते हैं कि वो हर की पैड़ी में डुबकी लगाएं, वहां होने वाली गंगा आरती में शामिल हो। जाहिर सी बात है, जब ऐसी श्रद्धा है तो इस छोटे से इलाके में लाखों लोग जुटेंगे और फिर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन तो नहीं हो सकता। नियमों का उल्लंघन तो होगा, और वही हुआ। और इसका असर यह है कि 5 दिन में 2000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कपिल दास 65 ईयर्स, सन ऑफ घनश्याम दास, जो कटखल हरिद्वार में मध्य प्रदेश से आए हुए थे महामंडलेश्वर।
उनको 12 तारीख को 11:59 पर कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और 13 तारीख को 10:30 पर उनकी वहाँ मृत्यु हुई। उनको फीवर था, वीकनेस था और वहीं जांच किया गया था तो RT-PCR पॉजिटिव आए थे उनके। एक तरफ भक्त स्वामी कपिल देव की डेथ से शॉक्ड है, लेकिन महाकुंभ में उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। महाकुंभ में बस एक और शाही स्नान बचा है। अब 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा के मौके पर शाही स्नान होगा, लेकिन उससे पहले पुलिस ने कुंभ मेला एरिया से अपनी आधी फोर्स हटा दी है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान के लिए ज्यादा भीड़ नहीं जुटेगी, इसलिए आधी पुलिस फोर्स को वापस बुलाने का फैसला किया गया। जो कुंभ है उसका प्रमुख अंश खत्म हो चुका है। अभी एक शाही स्नान इन्होंने डिक्लेयर जरूर किया हुआ है 27 अप्रैल को, किंतु उसमें सभी अखाड़े नहीं नहाते हैं। तो और वैसे भी हरिद्वार की जो इतिहास है हरिद्वार का, उसके अनुसार भी वो बड़ा दिन नहीं है चैत्र पूर्णिमा। तो सबसे बड़े यही थे महाशिवरात्रि, सोमवती अमावस्या और मेष संक्रांति, तो बैसाखी ओब्लिक मेष संक्रांति। तो ये हमारे सब संपन्न हो गए, इसलिए हमने पहले से ही जो आदेश किए हुए थे पूर्व योजना के अनुरूप ही लगभग आधा फोर्स जो हमने वापस कर लिया है। उसका क्या मतलब माना जाए कि मतलब पुलिस की दृष्टि से जो है महाकुंभ अब खत्म हो चुका है, मतलब बड़ी चुनौती जिसे कहें वो खत्म हो चुकी है, अब छोटा एक रूटीन का काम रह गया। डीजीपी कह रहे हैं कि 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान के मौके पर भीड़ नहीं जुटेगी, लेकिन पिछले 2 शाही स्नानों में जिस तरह करीब 50 लाख श्रद्धालु वहां आ गए थे, उसे देखते हुए लगता तो है कि 27 अप्रैल को भी काफी संख्या में श्रद्धालु यहां आएंगे। इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि कुंभ मेले को अब स्थगित कर देना चाहिए, और अगर स्थगित नहीं किया जाता तो कम से कम आम श्रद्धालुओं के यहां आने पर रोक लगा दी जानी चाहिए। लेकिन कुंभ मेले के इंचार्ज का कहना है कि मेला तय शेड्यूल के मुताबिक 30 अप्रैल तक चलेगा और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाया जाएगा। उनका तर्क यह है कि कुंभ रिलीजियस एक्टिविटी होने के साथ साथ हरिद्वार के लोगों के लिए कमर्शियल एक्टिविटी भी है। कुंभ मेले से शहर के लोगों को रोजगार मिलता है, ऐसे में कुंभ मेले को बंद करना रोजगार के नजरिए से ठीक नहीं होगा। इसमें जो SOP है इसका हमारी ओर से पूरा प्रयास था कि इसका पालन हो, रजिस्ट्रेशन के लेवल पे पालन हो, एंट्री के लेवल पे पालन हो, चेक पोस्ट बनाए गए, वाहनों को भी लौटाया गया, प्रवर्तन कार्रवाई जहाँ तक मास्क की है इसको भी बढ़ाया गया। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, विशेषकर स्नान के दिनों में, विशेषकर शाही स्नान के दौरान, जहाँ पे कि किसी भी प्रकार की प्रिवेंटिव एक्टिविटी को अंजाम देना उस दिन उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ ये हो सका, जिस जिस दिन ये हो सका उसको किया गया। देखिए, मेले का नोटिफिकेशन जो हुआ 1 से 30 तक है। मेला पहले ही सीमित कर दिया गया है, जैन, फेब और मार्च में इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। 1 महीने का नोटिफिकेशन है, और आप जो कह रहे हैं कि इसको फर्दर छोटा होना है, ऐसी कोई बात वर्तमान में तो मेरे संज्ञान में नहीं है। हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि जो कुंभ है एक प्रकार से रिलीजियस एक्टिविटी तो है, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी भी बहुत लोगों के लिए होती है, और रोजगार के जहाँ तक मुद्दे हैं इसमें रोजगार मिले, ऑक्यूपेंसी रहे, ऐसा हमारा पूरा प्रयास था। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी नहीं कह सकते कि हम SOP में ढील दे देंगे, क्योंकि इसका पालन हमें करना है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, ये बहुत ही आवश्यक है। तस्वीरें गवाह है कि SOP में ढील तो हुई, कुंभ में भीड़ तो इकट्ठा हुई, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना तो दूर, कोरोना को इनवाइट करने की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। कोरोना को इनवाइट किया गया। कुंभ शुरू होने से पहले जब संतों की छावनियां बंद रही थी, सवाल उठाए गए थे। कहा गया था कि सत्संग के लिए, संतों से मिलने के लिए और शाही स्नान के लिए जब बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो खतरा बढ़ेगा। अब यह आशंका सही साबित हुई है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जांच करने वाली टीमों को, टेस्ट करने वालों को अखाड़ों तक पहुंचने नहीं दिया गया। साधु संतों के सैंपल लेना मुश्किल काम था। अब कहा गया है कि 17 तारीख से NT-PCR टेस्ट कराए जाएंगे, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका है। जरा सोचिए, 12 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच 50 लाख लोगों ने हरिद्वार में गंगा स्नान किया। इनमें से टेस्ट हुआ करीब 2.5 लाख लोगों का, और बाकी जो 47-48 लाख लोग बचे, उनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हो सकते हैं
जिनमें कोरोना का संक्रमण हो चुका होगा। अगर कुंभ के सभी बड़े स्नान हो चुके हैं, अब जो शाही स्नान बचा है, अगर उसमें अखाड़ा के संत महंत स्नान नहीं करने वाले हैं, तो फिर कुंभ के मेले को 2 हफ्ते पहले खत्म करने का फैसला क्यों नहीं किया जा सकता? क्या अब इस बात का इंतजार है कि वायरस और ज्यादा नुकसान करे? लेकिन साधु संतों ने इसका ख्याल किया है और कुंभ से अभी बड़ी खबर आई है। निरंजनी अखाड़े ने अपने अखाड़े के सभी साधु संतों को कुंभ मेले से वापस लौटने को कहा है। अखाड़े के सचिव और अखाड़े के कुंभ प्रभारी श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने यह ऐलान किया है। उन्होंने बस थोड़ी देर पहले कहा कि हरिद्वार कुंभ में आए अखाड़े के सभी संत, सभी महात्मा अब कुंभ समाप्त करके अपना छत्र कमंडल लेकर वापस लौट जाएं। जो इस समय हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। और बाकी यही जो 27 का जो स्नान, 27 के स्नान भी जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। हम अखाड़े है में निरंजनी अखाड़े की ओर से मैंने ये अपील की है। बाकी अलग अलग अखाड़े हैं, लेकिन सभी अखाड़े यही चाहते हैं कि भाई जो है जो मेले की स्थिति, मेला तो ठीक है, मेला तो 12 साल में आता, परंतु स्थिति को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए ये सब स्थितियां थोड़ा सा उत्पन्न हुई है। इसलिए हमने यही निर्णय लिया है कि हम जो है मेले को समाप्त हम कर दें। निरंजनी अखाड़े के इस फैसले की मैं तारीफ करूंगा और मुझे उम्मीद है कि बाकी अखाड़े भी इसी तरह का निर्णय करेंगे। वहां पर जो साधु हैं, जो संत हैं, वो वापस लौट जाएंगे। श्रद्धालु भी कुंभ मेले में आने से बचेंगे। जो नुकसान हुआ सो हो गया, अब कम से कम डैमेज कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। यहां भी धर्म और परंपरा के नाम पर भारी भीड़ जुटी। आस्था के नाम पर कोरोना को दावत देने वाली यह तस्वीर आंध्र प्रदेश के कर्नूल की है। हजारों लोग एक दूसरे पर गोबर फेंक रहे हैं। न तो सोशल डिस्टेंसिंग है, न मास्क लगाए गए हैं। सड़क पर ही नहीं, आसपास के घरों की छतों पर, बालकनीज में, हर जगह जबरदस्त भीड़। इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं है कि देश में इस वक्त कोरोना का कहर चल रहा है। आस्था के नाम पर अपनी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आप पूछ सकते हैं कि हो क्या रहा है। दरअसल आंध्र प्रदेश में तेलुगु नववर्ष युगादि के बाद हर साल इसी तरह से जश्न मनाया जाता है। 13 अप्रैल को युगादि था और इसके एक दिन बाद यानी कल इस पर्व का जश्न मनाया गया। हजारों की भीड़ जुटी, 2 ग्रुप बने, दोनों ने एक दूसरे पर गाय के गोबर से हमला किया। इस परंपरा को निभाने में सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान भी पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे पर गोबर फेंकते हैं। इस साल इस फाइट में 100 लोग घायल भी हुए, लेकिन परंपरा के नाम पर यह सब जारी रहा। लेकिन इस दौरान यहां भीड़ जुटी, जिस तरह से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी, वो सीधे सीधे कोरोना की महामारी को इन्विटेशन देने जैसा है। यह हाल तब है जब आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। चाहे कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु हो या फिर देश के अलग अलग इलाकों में रिलीजियस इवेंट्स पर जुड़ रही भीड़ हो, किसी से सवाल पूछे तो कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के बजाय भीड़ इसलिए जुट रही है कि नेता भी तो रैलियां कर रहे हैं, वो भी तो भीड़ जुटा रहे हैं, कोई उन्हें क्यों नहीं रोकता, कोई उनसे सवाल क्यों नहीं पूछता। और ये सच है। बंगाल हो या फिर उससे पहले असम, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी के चुनाव, रैलियां भी हुई, नेताओं के रैलियों में भीड़ भी जुटी। उसे देखकर यह सवाल उठना लाजमी तो है, जो पॉलिटिकल लीडर्स सबको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को कहते हैं, वो खुद इस पर अमल क्यों नहीं कर रहे। आज भी बंगाल से इसी तरह की तस्वीरें आई। ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में रोड शो किया। बेलिया घाट से शुरू हुआ यह रोड शो बऊ बाजार में खत्म हुआ।
व्हील चेयर पर बैठी ममता ने 7 किलोमीटर के इस रोड शो के दौरान 3 असेंबली सीट्स को कवर किया। इस दौरान जया बच्चन भी उनके साथ थी, लेकिन रोड शो के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की पूरी तरह धज्जियां उड़ाई गई। ममता बनर्जी के पीछे ही नहीं बल्कि रोड के दोनों तरफ जबरदस्त भीड़ थी। सब ममता बनर्जी के पास आना चाहते थे, उन पर फूल बरसाना चाहते थे। पूरे रोड शो के दौरान आप देख सकते हैं कि ममता के करीब आने के लिए समर्थकों में धक्का मुक्की भी हो रही है। जाहिर है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो नहीं हुआ, मास्क भी बहुत कम लोगों ने लगाया हुआ था। ममता बनर्जी ने आज जिस इलाके में रोड शो किया वहां 8वें चरण यानी लास्ट फेज में वोटिंग होगी। आज ये बंगाल में 5th फेज की वोटिंग के लिए चुनाव का प्रचार खत्म हो गया। 5th फेज में बंगाल की 45 सीटों पर वोटिंग होनी है। ममता बनर्जी कोलकाता में रोड शो कर रही हैं और आप देखिए ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर, साथ में जया बच्चन और सायंतिका बनर्जी भी मौजूद हैं। ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा ये रोड शो कवर कर रहा है, मानिकतला, बेलागटिया और साथ ही साथ जोरासा को। ममता बनर्जी इस रोड शो में लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर जा रही हैं और आप देखिए एक लंबा चौड़ा कॉन्वॉय यहाँ पर चल रहा है। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने लगभग 7 से 8 किलोमीटर का रोड शो किया था, लेकिन आज का ये रोड शो खास इसलिए भी है क्योंकि ये लगभग 3 विधानसभा को कवर कर रहा है और जिस इलाके में ये रोड शो चल रहा है, ये रोड शो कहीं ना कहीं ये इलाका जो है पूरा हिंदी भाषी लोगों की तादाद यहाँ पर ज़्यादा है, व्यापारियों की तादाद ज़्यादा है और ये पॉश इलाका माना जाता है। लिहाजा ममता बनर्जी का ये रोड शो कहीं ना कहीं कई मायनों में खास है और तीनों विधानसभाओं को एक साथ कवर करते हुए ये रोड शो बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। क्योंकि बंगाल में आज बीजेपी के किसी बड़े नेता की रैली तो नहीं थी, रोड शो भी नहीं था, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती प्रचार करने जरूर उतरे। मिथुन ने आज कोलकाता में 2 जगह पर रोड शो किए। उनके रोड शो में उतनी भीड़ तो नहीं थी जितनी ममता के रोड शो में थी, लेकिन मिथुन के रोड शो में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किसी ने नहीं किया। कोरोना को लेकर बंगाल से एक दुख भरी खबर भी आई। शमशेरगंज असेंबली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रिजाउल हक की कोरोना की वजह से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद इस सीट पर चुनाव रद्द कर दिया गया है। शमशेरगंज सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी थी। बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,769 नए मामले सामने आए हैं और 22 लोगों की मौत की खबर मिली है। पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन अफसर ने कल सभी राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन कैसे किया जाए। अब मैं आपको कर्नाटक के बेलगावी की तस्वीरें दिखाता हूं। बेलगावी में लोकसभा सीट के लिए बाई इलेक्शन हो रहा है। यहां भी चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना की गाइडलाइंस का क्या हाल हुआ, यह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। खास बात है कि सीट पर बाई इलेक्शन की नौबत इसलिए आई क्योंकि यहां से बीजेपी के एमपी और रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी की पिछले साल कोरोना की वजह से ही मौत हो गई थी। ऐसे में होना तो यह चाहिए था कि चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का ज्यादा ध्यान रखा जाता, लेकिन इलेक्शन कैंपेन की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उससे साफ है कोरोना की परवाह किसी को नहीं। कल शिवसेना के लीडर संजय राउत ने रोड शो किया था। उन्होंने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार शुभम शेलके के लिए प्रचार किया। बेलगावी में बड़ी तादाद में मराठी भाषी रहते हैं, इसलिए संजय राउत के रोड शो में भीड़ भी दिखाई दी। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। मास्क किसी ने नहीं पहना है। ये वही संजय राउत हैं जो बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी के नेताओं पर, प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक करते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आई तो उन्होंने भी वही काम किया। कुछ ऐसा ही काम बीजेपी के नेताओं ने भी किया। पिछली 3 बार से बेलगावी लोकसभा सीट बीजेपी जीतती रही है। पार्टी ने इस बार सुरेश अंगड़ी की वाइफ मंगला अगाड़ी को टिकट दिया है। बीजेपी को उम्मीद है कि सिंपैथी वेव के चलते उन्हें जीत मिल सकती है, फिर भी वो किसी तरह रिस्क नहीं लेना चाहती।
कल कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा ने बेलगावी में रोड शो किया और यहां भी वही हाल था जो संजय राउत के रोड शो में था। कोरोना गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं कर रहा था। बेलगावी में आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया और परसों वोटिंग होगी। लेकिन ये चुनाव प्रचार अपने पीछे कोरोना के निशान जरूर छोड़ गया है और चुनाव में सारी पार्टियां कोरोना के नियमों को तोड़ रही है, लेकिन एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल में है, जहां 4 फेज की पोलिंग बची है और कैंपेन जोरों पर है। ममता बनर्जी ने आज कहा कि बीजेपी के लोग बाहर से लोगों को लेकर आते हैं, इसलिए बंगाल में कोरोना तेजी से फैला। और बीजेपी के नेता कोरोना को ममता सरकार की खराब प्लानिंग और बदइंतजामी का नतीजा बताते हैं। लेकिन कोरोना को लेकर आज ममता बनर्जी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बंगाल को कोरोना से बचाने के लिए आखिर के 3 फेज के चुनाव एक ही दिन एक साथ कराए जाएं। हालांकि सीपीएम ने कहा कि अब वो बड़ी रैलियां नहीं करेंगे। बीजेपी भी अब अपने कैंपेन में छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं, मीटिंग्स पर ज्यादा फोकस करना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी इसके लिए तैयार नहीं है। वो कहती है सीपीएम और बीजेपी की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही, इसलिए वो डोर टू डोर कैंपेन की बात कर रहे हैं। ममता कहती है कि मैं रैली करूंगी, भीड़ तो आएगी, इसीलिए आखिरी 3 फेज का चुनाव एक साथ करवा लेना चाहिए। लेकिन 3 फेज का चुनाव एक साथ करवाना ये कोई आसान काम तो नहीं है। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर चुका है, नॉमिनेशन और स्क्रूटनी की डेट दी जा चुकी है, फिर सवाल सिक्योरिटी फोर्सेस का भी है। बंगाल के चुनाव में हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं, इसलिए बिना सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के चुनाव कराना संभव नहीं होगा और इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि जितनी फोर्सेस अवेलेबल हैं वो आखिरी 3 फेज का चुनाव एक साथ एक दिन कराने में सक्षम है। लेकिन चाहे चुनाव कितने भी दिन चले, पश्चिम बंगाल में कोरोना का वायरस तो फैल चुका है, नुकसान हो चुका है, अब सिर्फ डैमेज कंट्रोल की जरूरत है। और डैमेज कंट्रोल करने के लिए हर राज्य में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक मार्केट बंद रहेंगे। मैं इस तस्वीर की डिटेल्स आपको बताऊं, इससे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखा देता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू क्यों लगाना पड़ा। दिल्ली के बाजारों में आज भी बहुत भीड़ थी। लाजपत नगर, सरोजिनी नगर और सदर बाजार जैसे इलाकों में जिस तरह की भीड़ दिखाई दी, जिस तरह की तस्वीरें वहां से आई, उसे देखकर लगता है कि अब और कोई चारा नहीं रह गया था। लोग अब भी मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंस तो खैर नजर ही नहीं आती। ये तस्वीरें और बढ़ते हुए कोरोना के केस दोनों बताते हैं कि दिल्ली में अगर वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगता तो हालत और खराब हो सकती थी। वीकेंड लॉकडाउन लगने की एक और वजह है, दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए केसेस रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 1 महीने में नए केस 25 गुना हो गए हैं। रोज 17 से 18 हजार के बीच नए केसेस आते हैं। दिल्ली में रोज होने वाली मौतों की तादाद 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस वक्त दिल्ली में 50,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। इन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस देके उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे।
वीकेंड कर्फ्यू कोरोना इन्फेक्शन की चेन को तोड़ सकता है, इसलिए दिल्ली में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में मॉल, ऑडिटोरियम, जिम और स्पा इन्हें बंद रहने को कहा गया है। सिनेमा हॉल में सिर्फ 30% लोगों को एंट्री की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, सिर्फ होम डिलीवरी होगी, यानी रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की परमिशन नहीं है। जो वीकली मार्केट हैं उन्हें जोन के हिसाब से इजाजत मिलेगी। दिल्ली और दूसरे राज्यों के बीच ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा, यानी बसें चलेगी, मेट्रो भी चलेगी। एयरपोर्ट, बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशन जाने वालों को वीकेंड कर्फ्यू में छूट मिलेगी और इसके लिए पास लेना होगा। सभी मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एनफोर्समेंट को और ज़्यादा सख्त किया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि लोग मास्क पहने। अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए, दूसरों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हम आपके लिए लगा रहे हैं, आपके परिवार के लिए लगा रहे हैं, आपकी सेहत के लिए लगा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए लगा रहे हैं। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फ़िलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा, और वीकली मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो इसके लिए भी स्पेशल इंतज़ाम कुछ किए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट्स में अब वहाँ बैठ के खाने की इजाज़त नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी। दिल्ली में कोरोना के केसेस की बढ़ती संख्या वाकई में चिंता में डालने वाली है। अगर आज की फिगर ले तो आज दिल्ली में 16,700 नए केसेस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 112 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। और आप सोचिए, एक महीने पहले तक दिल्ली में सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा था। कौन सोच सकता था कि ऐसी पाबंदियां फिर से लगानी पड़ेंगी, कोरोना कर्फ्यू की नौबत आ जाएगी। जो फिगर्स हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि हालात कैसे बदले। इस साल 14 जनवरी को सिर्फ 340 नए केसेस आए थे। 14 फरवरी को दिल्ली में 150 नए केस आए थे। तब लग रहा था कि जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। 14 मार्च को 407 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए थे और फिर 14 अप्रैल को 17,000 से ज्यादा नए मरीज पॉजिटिव मिले। मार्च और अप्रैल के बीच में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़े, जिस तरह से रफ्तार बढ़ी, ये फिगर्स डराने वाली है। सिर्फ मार्च और अप्रैल के बीच दिल्ली में नए केसेस 25 गुना बढ़ गए हैं। कोरोना से जंग में जब साल के शुरू में केसेस कम होने लगे थे, लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई थी, तो लोगों को लगा हम कोरोना के जंग जीत गए हैं। लोग कोरोना से आधी जीत को पूरी जीत मानकर घरों से बाहर निकलने लगे, बाजारों में घूमने लगे, पार्टियां करने लगे, त्योहार मनाए जाने लगे। और यही सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है। जिस कोरोना वायरस को लोग कमजोर मानने लगे थे, वो कोरोना वायरस पहले से भी ज्यादा खतरनाक होकर, पहले से भी ज्यादा रफ्तार से वापस लौट आया। लेकिन ये बात अभी भी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई है और मैं आपको मुंबई का एग्जाम्पल दिखाता हूं। मुंबई में आज से ब्रेक द चेन कर्फ्यू लगा, पहला दिन था। पूरे महाराष्ट्र में दफा 144 लगी हुई है, यानी एक जगह पर 4 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इसके बावजूद लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर हजारों मजदूर लाइन में लगे दिखाई दिए। मलाड वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम था और दादर सब्जी मंडी में बाकी दिनों की तरह ही भीड़ नजर आई। ये तस्वीरें बहुत खतरनाक है। यानी सिर्फ कहने के लिए लॉकडाउन है, लेकिन लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर इस समय भी हजारों मजदूरों की भीड़ है। मुंबई में इनके लिए न तो काम है, न रहने की कोई जगह। लॉकडाउन लगे हुए 25 घंटे से अधिक हो चुके हैं। इन मजदूरों का डर अब और बढ़ गया है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने
टिकट वाले लोगों की लाइन लगा दी है, लेकिन ये लाइन बहुत लंबी है। कई ऐसे लोग भी रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं जिनके पास टिकट नहीं है, लेकिन वो हर कीमत पर मुंबई से बाहर जाना चाहते हैं, ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है कि इन तमाम जो जिनके पास टिकट है, जिनके पास टिकट नहीं है, उनको भी स्पेसिफिक अंतर में एक साथ लाइन में खड़ा किया गया है। सामाजिक दूरी का तो पालन नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम जो भीड़ एक साथ एक दूसरों को चिपक कर खड़ी रहती थी प्रवासी मजदूरों की, उसे जो है अब अलग करने की कोशिश यहाँ पर जो है रेल विभाग द्वारा की गई। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन हो। साथ ही में आप देखिए स्टेशन का जो परिसर था उसे खाली कर दिया गया, एक बाउंड्री वॉल एक तरह से जो है रस्सी के जरिए बना दी गई है। तो जिनके पास टिकट नहीं है वो तमाम लोग जो है वो इस रस्सी के ये तरफ खड़े रहेंगे, सड़क की तरफ खड़े रहेंगे। स्टेशन के पास कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं होगा। इन्हीं से जानते हैं ये कहाँ जा रहे। भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? आजमगढ़। टिकट है आप लोग के पास या फिर बिना टिकट है? कंफर्म टिकट है। आप लोग की नौकरियां हैं या फिर चली गई? नौकरी नहीं है, चली गई। क्या काम करते थे आप लोग? गैरेज का। अब कैसे क्या कोई और व्यवस्था नहीं खाने की? नहीं कुछ नहीं। भाई साहब आप बताइए आपके बारे में। अभी आके 2 महीना हुआ था, अभी नौकरी चली गई तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग। खाने पीने के लिए कुछ है नहीं तो इसके लिए गाँव जा रहे हैं। भाई साहब आप बताइए आप क्या काम करते थे या फिर आपकी भी नौकरी है या फिर लॉकडाउन की वजह से ही आप जा रहे हैं? लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। कोई और साधन आपके पास यहाँ पर रहने की, कोई और व्यवस्था, खाने की कोई और व्यवस्था है? कोई नहीं। ये ऐसे वो तमाम मजदूर है जो यहाँ पर काफ़ी दिनों से थे, लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन की वजह से नौकरियाँ चली गई है, प्रतिदिन खाने की व्यवस्था करना भी इनके लिए बड़ी चुनौती होगी। और यही वजह है कि ये लोग जो है वो अब अपने गाँव जाना चाहते हैं। देखिए ये वो लोगों की कतार है जिनके पास टिकट है, दूसरे ऐसे भी कई सारे मजदूर हैं जिनके पास टिकट नहीं है, जो निराश होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार करें कि शायद किसी तरह से कोई व्यवस्था हो जाए। भाई साहब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? फैजाबाद। टिकट है आप लोग के पास? टिकट नहीं है। टिकट नहीं है। फिर कैसे जाएंगे अब आप लोग? टिकट वेटिंग मरवा के जाएंगे। अभी टिकट नहीं, लाइन में लगे थे, 2 घंटा खड़ा था, गया वहाँ पे निकाल दिए, बाहर कर दिए, बोले नहीं जाना है। मजदूरों की मजबूरी हम समझ सकते हैं। रोजगार नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, वापस घर जाना चाहते हैं, संकट के समय परिवार के साथ रहेंगे। लेकिन जो लोग मुंबई में रहते हैं उनका क्या करें? लॉकडाउन है, लेकिन आज मुंबई के मलाड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक जाम देखने वाला था। सड़कों पर बड़ी संख्या में ऑटो, टैक्सीज, प्राइवेट कार्स और 2 व्हीलर नजर आए। अगर लोग बाकी दिनों की तरह घर से बाहर निकल रहे हैं तो लॉकडाउन लगाने का कोई फायदा नहीं। और जब मैं ऐसी तस्वीरें देखता हूं, लोगों की लापरवाही के बारे में खबरें देखता हूं और फिर इनके बारे में डॉक्टर्स जो कुछ कहते हैं वो सुनता हूं तो काफी दुख होता है। आज कई डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि लोगों ने उनकी सलाह नहीं मानी। डॉक्टर्स कहते रहे कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, कोरोना वापस आ सकता है, मास्क ठीक से लगाओ, दूरी बनाओ, भीड़ वाले इलाकों में मत जाओ, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। नतीजा सामने है। डॉक्टर्स आज कह रहे थे कि काम की बात नहीं मानना हमारे लोगों की आदत हो गई है। जैसे जापान में मास्क लगाना लोगों की आदत है, हमारे यहां मास्क ना लगाना लोगों की जिद है। जब वैक्सीन नहीं थी लोग शोर मचाते थे, वैक्सीन कब आएगी, कब आएगी, कितने की मिलेगी, कहां मिलेगी। जब वैक्सीन आ गई तो बड़ी तादाद में ऐसे हेल्थ वर्कर्स भी थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। फिर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की इजाजत दे दी गई। सब देखना चाहते थे कि दूसरे को पहले वैक्सीन लगे, 4-6 हफ्ते देख ले, उसके बाद सोचेंगे। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को भी लगा कि हमारे यहां ज्यादा लोग वैक्सीन नहीं लगाना चाहते, डिमांड कम है। लेकिन जैसे कोरोना के केसेस बढ़े तो लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे। अचानक डिमांड बढ़ी तो कई जगह वैक्सीन कम पड़ गई, 1-2 दिन नहीं मिल पाई। लेकिन फिर यह खबर फैली कि वैक्सीन मुश्किल से मिल रही है, बाद में पता नहीं मिले ना मिले, कम पड़ रही है, तो सब दौड़ पड़े कि मुझे पहले वैक्सीन लगाओ। इसी टेंडेंसी ने, इन्हीं आदतों ने कोरोना को एक बार फिर से सिर उठाने का मौका दिया। डॉक्टर्स कहते हैं अभी भी मौका है, अगर अभी भी प्रोटोकॉल का पालन हो, मास्क लगाना लोगों की आदत बन जाए तो कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है।
कुछ दिन लोग अगर घर से बाहर न निकलें तो 4-6 हफ्ते में केसेस कम हो सकते हैं, हालात काबू में आ सकते हैं। लेकिन अगर अब भी यह नहीं किया तो संकट कितना बढ़ेगा, कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कोरोना के बेकाबू होने का असर हेल्थ सिस्टम पर पड़ने लगा है। ऑक्सीजन की कमी से, वेंटिलेटर और बेड की कमी से मरीजों को किन किन मुश्किल हालात से गुजरना पड़ रहा है, इसकी परेशान करने वाली तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं इससे पहले 20 सेकंड का स्पॉन्सर मैसेज। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब। चलिए देखते हैं बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से जो खबर आई है, यह सुनकर आपको बहुत दुख होगा। यहां डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की लापरवाही ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। शिवपुरी जिला हॉस्पिटल में भर्ती एक बुजुर्ग मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। देर रात वहां मौजूद वार्ड बॉय ने उनकी ऑक्सीजन यूनिट को हटा दिया। लगभग 9 घंटे तक बुजुर्ग मरीज बिना ऑक्सीजन के संघर्ष करते रहे। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और नर्सेज ने उनकी मदद नहीं की। सुबह तक हालत बहुत खराब हो गई। तब बुजुर्ग का परिवार अस्पताल पहुंचा, उन्हें आईसीयू में भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत हो गई। मेरे पिताजी को थोड़ी सी दिक्कत थी तो यहाँ पिताजी को भर्ती करवाया था। 2-3 दिन से पिताजी की स्थिति अच्छी थी, बढ़िया थी, खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे, सब कुछ अच्छा। क्या हुआ, इनने रात में लगभग जितने बजे की इनने ऑक्सीजन हटा दी। जो डॉक्टरों की ड्यूटी थी उनने ऑक्सीजन हटाई तो उनको तड़पते रहे वो। सुबह उनका फ़ोन आया मेरे पास, सुबह फ़ोन आने से फ़ोन आया उनका, तो उसके बाद में फिर मैं आया दौड़ते दौड़ते, मैंने ऑक्सीजन लगाई। ऑक्सीजन मैंने उनसे नर्सों से बोला, डॉक्टरों से, सर ऑक्सीजन लगाइए, ताजी तड़प रहे। नहीं, हम नहीं लगाएंगे। उनने नहीं लगाया, मैंने लगाया और 10-15 मिनट में उनके प्राण निकल गए। इनने ऑक्सीजन हटाई है उनकी, इस कारण उनकी मृत्यु हुई है। एक तरफ मरीज के पास ऑक्सीजन नहीं है और फिर इस तरह की लापरवाही, इसे माफ नहीं किया जा सकता। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिंतित हैं। वो खुद ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए लगे हुए हैं। कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई जरूरत तो पड़ती है और बड़ी जरूरत है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर का विकल्प भी ढूंढा जा रहा है। हम दिन और रात जुटे हैं व्यवस्थाएं बनाने में। ऑक्सीजन चुनौती है, मैं इनकार नहीं करता। आधा समय यही ट्रैकिंग करने में जा रहा है कि टैंकर कहां तक पहुंचा। आज मैंने रेल मंत्री जी को सुझाव दिया है, आग्रह किया है कि संभव अगर हो, मुझे पता नहीं संभव है कि नहीं प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है, राउरकेला से, भिलाई से, क्या पूरा ट्रक मालगाड़ी पे चढ़ाया जा सकता है टैंकर का, जिससे थोड़ा समय बच पाए। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलग आता है जो मरीज के चेहरे पे लगा देते हैं तो वो हवा से ऑक्सीजन खींच लेता है। 180 आज हमें मिल गए। मैं तो एक की गिनती कर रहा हूं। 750 16 को मिल जाएंगे। 2000 का हमने ऑर्डर दिया है और यथासंभव कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक पेशेंट के व्यवस्था कम से कम हो जाए, सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2000 के हमने ऑर्डर दिए। मैंने कहा कि कहीं भी कोई कंपनी हो ढूंढो, मैं खुद भी कंपनियों से जरूरत पड़ेगी तो बात करूंगा। मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन की कमी दिखाई दे रही है। सप्लायर्स का कहना है कि ऑक्सीजन की जरूरत लगभग 3 गुना तक बढ़ गई है और पूरी कोशिशों के बाद भी वो सभी हॉस्पिटल्स की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं अगर उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी जाए तो ज्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे, लेकिन उन्हें जितनी जरूरत है उससे बहुत कम ऑक्सीजन मिल पा रही है। जहाँ से सप्लाई होता है हमें ऑक्सीजन, वहाँ से काफ़ी कम हो रहा है। डेली हमें 50 सिलेंडर चाहिए ऑक्सीजन के, लेकिन हमारे पास जो पहुँच रहे हैं वो खाली 30 सिलेंडर है। और ज़्यादा तो पेशेंट जो आ रहे हैं
जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है 80-90 के नीचे सैचुरेशन रहेगा, उसके वजह से इम्पोर्टेंट उनको ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन ना होने के कारण हम ज़्यादा पेशेंट नहीं ले पा रहे। मैं कितनी परेशानी आपको गिनवा सकता हूं। नासिक में ऑक्सीजन की कमी है तो अहमदनगर के जिले में हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, इसीलिए मरीजों को स्ट्रेचर पर ही ऑक्सीजन लगाई जा रही है। एक बेड पर 2-2 मरीजों को रखा गया है, यहां तक कि हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंसेस की लाइन लगी हुई है और उनमें भी मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। इसमें कई मरीज ऐसे भी हैं जो 12 घंटे से हॉस्पिटल में बेड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आज मैंने कई एक्सपर्ट से बात की। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, राज्य सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए, ये उनसे पूछा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे पहली जरूरत है टेस्टिंग और ट्रेसिंग। कोरोना के पेशेंट के बारे में जल्दी से जल्दी पता चल जाए, उसे आइसोलेट किया जाए और उसके संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग करने के बाद उनका भी टेस्ट किया जाए, इससे मदद मिलेगी। दूसरी बात, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर, इनकी बहुत जरूरत है। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होगी तो लोगों को मरने से बचाया जा सकेगा। और इस काम में रेमडेसिविर ऐसी दवाएं भी काम में आती हैं, इनकी भी कमी है। ये आसानी से उपलब्ध हो तो इसकी व्यवस्था कई इलाकों में की जानी चाहिए। जिन एरियाज में केसेस ज्यादा हैं वहां तुरंत लोगों के मूवमेंट पर पाबंदी हो, इसकी जरूरत है ताकि कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन को रोका जा सके। एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगला स्टेप है वैक्सीनेशन। हम जितने ज्यादा लोगों को जितनी जल्दी वैक्सीन दे पाएंगे उतनी ही जल्दी कोरोना के कहर को रोकने में मदद मिलेगी। डॉक्टर इस बात को समझते हैं कि इतने बड़े देश में वैक्सीनेशन का काम आसान नहीं है, जल्दी में नहीं हो सकता, लेकिन कोरोना के वायरस से लड़ना भी आसान नहीं है, इसमें जल्दी की जरूरत है। इसलिए वॉर फुटिंग पर वैक्सीनेशन करना होगा। और वैक्सीनेशन इसलिए भी जरूरी है कि कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। इन वेरिएंट पर काबू कैसे पाया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और अब मैं आपको कोरोना के एक नए खतरे के से सावधान करना चाहता हूं। कोरोना रफ्तार से फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसका जो नया वर्जन सामने आया है वो बहुत डेंजरस है। कोरोना के इस नए म्यूटेंट ने साइंटिस्ट्स की, डॉक्टर्स की फिक्र को काफी बढ़ा दिया है। इस नए वेरिएंट को डबल म्यूटेशन वायरस कहा जा रहा है और यह बहुत तेजी से फैलता है। इसी वजह से दूसरी लहर में इस वेरिएंट का बड़ा रोल माना जा रहा है। देश के करीब 5 राज्यों में इसके वेरिएंट पाए गए हैं। इस नए स्ट्रेन को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। अब तक कोरोना वायरस के जीनोम में 2 बार बदलाव हो चुका है। जो नया स्ट्रेन है वो लंबे वक्त तक मरीज में रहता है और जेनेटिक संरचना बदलता रहता है। पिछले साल जब कोरोना फैला था तब बच्चों में इंफेक्शन का खतरा कम था, लेकिन कोरोना की नई लहर में जो वायरस फैल रहा है, जो नया वेरिएंट है, ये बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। इस बार बुजुर्गों से ज्यादा नौजवान और बच्चे इससे अफेक्टेड हुए हैं। कोरोना का ब्रिटेन वाला वेरिएंट और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इस वेरिएंट में 17 म्यूटेशन एक साथ हुए हैं। हमारे सामने में जो यूके का वेरिएंट आया था B117, जिसमें 17 म्यूटेशन एक साथ थी स्पाइक प्रोटीन पे, और उसके बारे में काफ़ी पढ़ाई हुई है पूरी दुनिया में, और उसमें ज़रूर पता चला है कि वो थोड़ा तेज़ी से फैलता है। ये कहना गलत होगा कि ये घातक है, घातक ज़्यादा नहीं है, लेकिन तेज़ी से फैलता है। डबल म्यूटेंट को हम लोग B617 कहेंगे, B1617। तो इसके ऊपर इतनी स्टडी नहीं हुई है कि ज़्यादा लोगों में फैला रहा है, आर नंबर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। यूके वेरिएंट के बारे में मैंने जैसे कहा कि उसके बारे में स्टडी जरूर हुई थी, उसमें पता चला था कि ये ज़्यादा लोगों को संक्रमित करता है। घातक नहीं है, लेकिन संक्रमित करता है। कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि ये नया स्ट्रेन उन लोगों को भी संक्रमित कर सकता है जो पहले कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ठीक हो चुके हैं। अब तक ऐसे लोगों में कुछ महीने तक वायरस को लेकर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती थी,
लेकिन नया वायरस इस गुंजाइश को खत्म कर देता है। ये जो म्यूटेशन भी ह्यूमन बिहेवियर से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि जितना वो फैलता है, जितने नंबर होते हैं, एंड द वायरस विल स्टार्ट टू ट्राइंग टू सर्वाइव, तो वो जितने लोगों को ये फैलता है वो म्यूटेशंस भी उतना तेजी से ये म्यूटेशन भी और स्पाइक प्रोटीन जिसके वजह से वो एंटर करती है। पीपल मूवमेंट भी तो था, क्योंकि ये यूके वेरिएंट हो, ब्राजीलियन हो, साउथ अफ्रीकन हो, जो भी हो, और इंडिया में इतने सारे आ गया तो अपने आप म्यूटेशंस भी आ जाता है। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड व्हाई म्यूटेशंस हैपन। तो उसमें कॉर्नरस्टोन ह्यूमन बिहेवियर रहेगी। डॉक्टर कहते हैं कोरोना का ये वेरिएंट पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से सामने वाले को इफेक्ट करता है, इन्फेक्शन दे देता है और पहले के मुकाबले ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लेता है। अगर इससे बचना है तो सबसे जरूरी है मास्क लगाकर रहिए, बिना जरूरत के घर से बाहर मत निकलिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए और जब आपका नंबर आए तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन को लेकर आज एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आई। सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए बड़ा अभियान चलाया, टीका उत्सव चलाया, लेकिन आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, पिछले 4 महीने से जारी वैक्सीनेशन के दौरान 58 लाख से ज्यादा डोजेस बर्बाद हो चुकी हैं। इससे सरकार को 87 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अलग अलग राज्यों में वैक्सीनेशन की जब समीक्षा की गई तो पता चला महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई, सिर्फ 90 लाख इस्तेमाल हुई, बाकी डोज नष्ट करनी पड़ी। केरल को छोड़कर सभी राज्यों का रिकॉर्ड काफी खराब है। कुछ राज्यों में 9% तक डोज खराब हो रही है। वैक्सीन को लेकर सिस्टम की खामी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। वैक्सीन के एक एक डोज की कीमत है, उसकी जरूरत है, और वैक्सीन की कीमत समझनी है तो आपको मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर जलील पारकर की बात सुननी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन ले लें, वो होना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन लोग लेते हैं तो ये सब लोग जो है, इनको जो कोविड-19 अगर हुआ भी तो भी वो उस तरह से नहीं होगा, उतना क्रिटिकल नहीं होगा कि जिसके लिए उनको हॉस्पिटल में आना पड़े। उनका हम इलाज घर पर कर सकेंगे और ये लोग मौत से बच चुके होंगे। एक बात आप सब लोग ने समझनी चाहिए कि कोविड हम सबको होने वाला है, आज नहीं कल। हमको उसके ऊपर हावी होना चाहिए और उसके लिए हमें भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। वैक्सीनेशन की बर्बादी एक सीरियस इशू है। होता है कि कोविशील्ड की एक वाइल में 10 डोज और कोवैक्सीन की एक वाइल में 20 डोज होती हैं। एक बार वाइल खुल जाता है तो 4 घंटे के अंदर सारे डोज का इस्तेमाल होना जरूरी है। आज मैंने सेंट्रल लेवल पर वैक्सीनेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की वो मैनेज करने वाले सीनियर अफसरों से बात की। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन की बर्बादी को रोकने के लिए हर रोज सिचुएशन को रिव्यू किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अब वैक्सीन में की जो जरूरत है उसमें कोई कमी नहीं है। कोविशील्ड का प्रोडक्शन बढ़ाकर 10 करोड़ हर महीने किया जाएगा। कोवैक्सीन भी अब हर महीने 2 करोड़ तक पहुंच जाएगी और रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन की 5 करोड़ डोजेज जल्दी आ जाएंगी। लेकिन वैक्सीनेशन को 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कब खोला जाएगा, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। इसी दौरान हेल्थ वर्कर्स के नाम पर बहुत सारे लोगों को फर्जी तरीके से वैक्सीन लगाई जा रही थी। जब यह पता चला तो हेल्थ वर्कर के वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। लेकिन जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक सावधानी बरतनी जरूरी है। अगर लापरवाही की तो इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है, इसकी कुछ तस्वीरें मेरे पास में है, ये मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। कोरोना से लड़ना है तो इससे डरना बहुत जरूरी है। कोरोना कितना खतरनाक है, आमतौर पर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता और ये एहसास तब तक नहीं कर पाते जब तक उनके किसी करीबी तक ये ना पहुंचा हो या वो फिर खुद इन्फेक्टेड ना हो गए हों। अस्पतालों से जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ रहे हैं, वो बहुत ही परेशान करने वाली है।
शमशान और कब्रिस्तान में जगह नहीं है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले से दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई। उस्मानाबाद में एक साथ 19 चिताएं जली। इस दौरान 8 और शवों के साथ लोग इंतजार में खड़े थे। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शमशान घाट में जगह बिल्कुल नहीं बची। लोगों के लिए इंतजार करना मुश्किल है, इसलिए शव ज्यादा होने की वजह से जमीन पर ही चिताएं तैयार कर दी गई। उस्मानाबाद में कोरोना से अब तक 457 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसलिए सावधान रहिए, कोशिश करिए कि घर से बाहर न निकले। अगर बाहर निकले तो मास्क लगाकर बाहर निकलें, दूरी बनाकर रखें, बार बार हाथ धोएं। कोरोना से बचने का और कोई तरीका नहीं है। अब वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। पाकिस्तान के कई शहरों में भी लॉकडाउन जैसे हालात हैं, लेकिन ये लॉकडाउन कोरोना की वजह से नहीं है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।